डीएस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डीके के बारे में पढ़ेंगे, यानी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी डीएस की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक में जो है आप अभी तक क्या करते थे, स्टैटिक में अननोन फोर्सेस निकाल लेते, अननोन रिएक्शन निकालते थे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अननोन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा भी हो सकता है और डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें काउंट होती है, ध्यान रखना। जैसे किसी स्ट्रक्चर की आप बोलते हो कि यार इस स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है इसका मतलब या तो वो सेटल डाउन हो चुकी है, डिफ्लेक्ट हो चुकी है, नीचे धस चुकी है, और या फिर हो सकता है किसी एंगल पर वो ट्विस्ट हो गई है, तो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब या तो किसी एंगल थीटा से वो घूम चुकी है, और या फिर वो किसी डेल्टा अमाउंट से सेटल डाउन या डिफ्लेक्ट हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्प्लेसमेंट आता है। जितने भी ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं, यही काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी होती है। बहुत आसान है, देखते बता दोगे एक नज़र में ही आप। एक लाइन लिखो आप, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी के अंदर एक लाइन लिखिए आप, नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, number of unknown joint displacement, number of unknown joint displacement are required, number of unknown joint displacement are required to be known, to be known. Unknown joint displacement are required to be known to proceed with the analysis. Number of unknown joint displacement are required to be known to proceed with the analysis, to proceed with the analysis. फुल स्टॉप। वापस बोल देता हूं मैं मेरा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी नोन टू प्रोसीड विद द एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस करना है तो एनालिसिस के लिए आपको जितने भी अननोन डिस्प्लेसमेंट है जॉइंट के, वो सारे आपको पता होने चाहिए। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूं लिखेंगे आप फुल स्टॉप के बाद में, नंबर ऑफ दीज अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ दीज अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, number of these unknown joint displacement are called, number of these unknown joint displacement are called unknown degree of freedom, number of these unknown joint displacement are called unknown degree of freedom, unknown degree of freedom or degree of kinematic indeterminacy, called unknown degree of freedom और degree of kinematic indeterminacy। यानी कि जो जॉइंट हैं उन जॉइंट पर जो भी आपके पास में अननोन डिस्प्लेसमेंट होते हैं वही आपके क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, या आप कह सकते हो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि डी के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी के इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल आप लिख सकते हो डी के इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस, जैसे अपन ने पहले लिखा था ना अननोन माइनस नोन, वैसे ही कि टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ अवेलेबल
नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन विच जनरेट as a result of restraint number of available support reaction which generate as a result of restraint joint displacement, मतलब कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस उनको रोकने वाले कितने फोर्स लग रहे हैं, कितनी सपोर्ट लग रहे हैं, उनको माइनस कर दो, वही आपके क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बन जाएंगे, या आप कह सकते हो अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम, या बन जाएंगे काइनामेटिक इंडिटरमिनेंसी। अब सवाल ये कि साहब पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी होती है टोटल, वो हमें पता होनी चाहिए, तब तो हम बाद में माइनस प्लस करेंगे। चलो ठीक है साहब, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी होती हैं। पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें पता लग गई, उसमें से क्या घटाना है, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस घटानी है, आंसर आ जाएगा एक लाइन में ही। एक टेबल बना लो आप, टाइप ऑफ जॉइंट, ये लिख लिया ना आपने, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल निकाल रहे हैं, और यहां किस प्रकार का जॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखिए सबसे पहला, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम अगर कहीं पर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या चीज है ये, फ्रेम है, ट्रस है, फ्रेम है, और ये फ्रेम 2D है कि 3D है, 2D है, तो 2D फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं, अगर आपको किसी जॉइंट पे बताना हो, तो अगर आपने कोई जॉइंट बनाया है तो जॉइंट का डिफ्लेक्शन हो सकता है कि ये डिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, एक्स और वाई दोनों दिशाओं में घूम सकता है, और इस पर थीटा एंगल से आप इसको मोमेंट भी करा सकते हो। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं किसी भी जॉइंट के ऊपर, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है। 3 तरीके से हो सकता है कि ये या तो एक्स में झुक जाए, वाई में चला जाए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो जैसे मूवमेंट करवाना वो मूवमेंट हो जाए या उसको आप घुमा दो। फिर लिखिए रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम, रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम, ये तो किसका लिखा है अपन ने, 2D का, अब 3D का, रिजिड जॉइंट प्लेन की जगह आगे स्पेस, का मतलब क्या हुआ, क्या है ये, 3D फ्रेम। रिजिड जॉइंट का मतलब क्या होता है, रिजिड जॉइंट का मतलब फ्रेम ही तो होता है, और पिन जॉइंटेड का मतलब क्या होता है, ट्रस होता है। तो यहां पर कितने होंगे टोटल, है कैसे, है कैसे हो सकते हैं, हाँ हाँ, तीनों दिशाओं में लिखो 6, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, 6 हो गए आपके पास में।
ये तीनों दिशाओं से आप एंगल पुट कर सकते हो। यहाँ तो क्या होता है 2D में अपन लोग लेते हैं ना, देखो एक बार देखो 2D में क्या होता है fx fy और mz तीनों जीरो करते हैं ना हम लोग, तो ऐसे ही डेल्टा एक्स आ रहा है डेल्टा वाई आ रहा है और थीटा आता है जेड डायरेक्शन में, कि जैसे मान लो अगर ये प्लेन है तो इस पर्टिकुलर इस प्लेन के अबाउट इसको घुमाया जाता है ना, इस वजह से। ठीक है ना। हेलो, अब इसी जगह पर अगर आपको दे दिया जाए पिन जॉइंटेड प्लेन, पिन जॉइंटेड प्लेन का मतलब समझ गए, पिन जॉइंटेड का मतलब वो ट्रस हो गया है ना, तो लिख दो पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर। तीसरा यहाँ पे लिख लो अंदर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड थीटा एक्स थीटा वाई और थीटा जेड। तीसरा प्लेन जॉइंट, या फिर पूरा ही लिख दो पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, यानी क्या लिखोगे 2D ट्रस। 2D ट्रस में लिखो आप 2D ट्रस में कितनी हो जाएंगी बताओ, 2D ट्रस में कितनी आएंगी, कौन कौन सी 2D ट्रस में कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी? 2D ट्रेस में 2D ट्रेस अगर कोई होगा उसमें कोई जॉइंट होगा तो जॉइंट में क्या क्या हो सकता है? तो क्या क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आएगा, थीटा नहीं आएगा उसमें। वाई आएगा, तो एक आएगा फिर तो। तीन कौन कौन से होंगे? हम्म हम्म पहन देना। बेसिकली चक्कर क्या है, इस तरह का कनेक्शन है, ठीक है ना, आपने इसको जोड़ रखा है यहां पे, ठीक है। एक तो होता है रिजिड जॉइंट, रिजिड का मतलब होता है ये, रिजिड मतलब कि फिक्स। अब अगर ये फिक्स है, अगर आपने इसको घुमाया तो भाई साहब ये घूमेगा नहीं, तो इस बॉडी के अंदर या इस मेंबर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ट्विस्ट डेवलप होगा तो थीटा आएगा, मोमेंट आएगा, समझ आ रही बात। लेकिन अगर ये पिन जॉइंटेड है, पिन कैसा बताया मैंने, जैसे मैंने बताया ऐसे हो जाता है, घूम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम घुमाओगे घूम जाएगा। आ रहा है क्या थीटा? कुछ ही थीटा वीटा नहीं आ रहा, रजिस्ट ही नहीं कर रहा। भाई रजिस्टिंग तो तब डेवलप होगा ना जब ये यहाँ से फिक्स होता, फिक्स है ही नहीं, घूम जाएगा तो रोटेट हो जाएगा, तो थीटा डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, अगर तुमने इधर से धक्का लगाया तो तुम्हारी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तुमने इधर लगाया इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर से लोड लगाया तो नीचे डिफ्लेक्ट हो गया, नीचे से किसी ने धक्का दिया तो ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जॉइंट वर्टिकल में डिफ्लेक्शन दे सकता है और हॉरिजॉन्टल में भी डिफ्लेक्शन दे सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में जब क्या होगा, ये ट्रस होगा, तो यहां पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई यानी कि कितने आएंगे? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 2। ऐसे आप लिख सकते हो चौथा केस, पिन जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर यानी कि 3D ट्रस। कितने हो जाएंगे बताओ? 4 हो जाएंगे। चौथा कहां से लाएं बताओ? 3 तो मुझे पता है, चौथा कौन सा लेके आऊं? दिशाएं 3 होती हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा, चौथा कौन सा होगा फिर? है थीटा क्यों आएगा? थीटा तो घूमता ही नहीं है, तो 3 ही तो आएगा। ना लाएगा, थोड़ी देर पहले तुमने नहीं पढ़ा क्या 2J 3J, याद आ रहा है DSD के?
तो डीएस वाला ही तो चल रहा है, देखो एक बार ध्यान से, देखो 3 और 6, और देखो 2 और 3। अरे यार भूल जाते हो तुम, सेम वही है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अभी तो मैंने कहा एक एक करके अगर सीक्वेंस से पढ़ोगे तो तुम्हें क्या है, लास्ट में जब तुम पहुंचोगे ना तो लास्ट में सारे का सारा दिमाग खुल जाएगा और सब कुछ एकदम अलाइनमेंट में आ जाएगा अपने आप ही, जब पूरा एक साथ लास्ट में जब तुम पढ़ोगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी लास्ट में। समझ गए बात को? क्लियर है? अब अगर कोई सवाल पूछेगा तो हम सवाल कर सकते हैं इसका। तो एक सवाल करवाते हैं आपसे, है ना, एक सवाल आया हुआ है परीक्षा में, आपसे पूछते हैं कि साहब बताइए, फॉर्मूला लिख लो पहले, एक काम करो, फॉर्मूला तो खैर अब तुम लिख ही सकते हो वैसे भी। अगर मान लो तुमसे पूछा गया डीके बताओ 2D फ्रेम के लिए, बता सकते हो क्या? डीके, डीके बताओ 2D फ्रेम के लिए, बता सकते हो? बोलो, 2D फ्रेम के लिए डीके बता सकते हो? 2D फ्रेम के लिए लिख लिए ना ये, इधर बना, 2D फ्रेम के लिए डीके बता दो कितना होगा। क्या बताया फॉर्मूला, क्या है ऊपर लिखा हुआ है ना, टोटल जितने भी आ रही हैं वो माइनस सपोर्ट के द्वारा जितने भी रिएक्शन है वो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3J, एक जॉइंट 3 देता है, 3J माइनस आर ई, या आर ही बोलो, आप तो आर बोलते हो ना अब तक। लो इसका बनाना है क्या फॉर्मूला, तो इनके आगे इसके फॉर्मूले भी लिख लो, एक और कॉलम बना लो और भी आसान हो जाएगा, है ना, नहीं समझे? इसके आगे इनके फॉर्मूले भी बना लो यहां पे, लो एक में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखें, ये इसका फॉर्मूला है, इसका बताओ इसका क्या होगा, 6J माइनस, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, है ना इजी, क्योंकि तुमने डीएस पढ़ लिया इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है ये। लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख लिया तुमने और ये काम हो गया, तो एक पेज में खत्म हो गया डी के, हो गया ना खत्म। लास्ट में एक नोट लिख लो, और एक्सियली रिजिड मेंबर, और एक्सियली रिजिड मेंबर, और एक्सियली रिजिड मेंबर और इन एक्सटेंसिबल मेंबर को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, कैपिटल एम दे दे, कैपिटल एम, फॉर एक्सियली रिजिड मेंबर और इन एक्सटेंसिबल मेंबर एम, डी के विल बी, डी के क्या हो जाएगी, डी के हो जाएगी आपके डी के डैश, यानी कि जो आपने डी के निकाला है ना वो माइनस एम। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, डी में लिख देते हैं आपको। इन एक्सटेंसिबल मेंबर या रिजिड मेंबर के केस में, के केस में डी के में से
रिजिड मेंबर को घटा दिया जाता है। समझ गए बात को? अगर कोई मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल समझते हो? एक्सटेंसिबल क्या होता है? जिसको खींचा जा सके, और इनएक्सटेंसिबल जिसको खींचा ना जा सके। यानी ऐसा मेंबर जो इनएक्सटेंसिबल, जिसको खींच नहीं सकते, या जो रिजिड है, तो उसके लिए क्या होता है, जितने मेंबर रिजिड एक्सटेंसिबल हैं उनको घटा दिया जाता है डीके में से। समझ में आई बात? दिखेगा हॉरिजॉन्टल मेंबर रिजिड है, हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, या वर्टिकल मेंबर क्या है, एक्सटेंसिबल, या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी रिजिड या सभी के सभी क्या है, इनएक्सटेंसिबल हैं। तो आप उस केस में उन मेंबरों को घटा देना, वरना डीके जो अभी तक पढ़ाया आपने वही रहेगा। डीके का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब बिना फॉर्मूले के भी गिन सकते हो तुम लोग। अभी देखो, अभी अपन करते हैं सवाल, ठीक है? फॉर्मूला तो बहुत आसान है इसका, फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि डीएस का जो हमने पढ़ा है सेम, वो उसी का ज्ञान लगा करके हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। आरपीएससी में आया हुआ है लेक्चर में, इससे रिलेटेड सवाल है। द काइनामेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन इन फिगर इज, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दिस रिगार्डिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर। अब मैं बना रहा हूं, ऑप्शन बता रहा हूं, फिर आप करो। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, ये लिख लिया सभी ने? एफ इधर से लग रहा है ये दे रखा है। ऑप्शन है 0, 2, 3, 4। 0 है, 2 है, 3 है और 4। ये 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या निकालना है? डी के निकालना है। कितने? 3। हम्म, ठीक है, निकाल के देखें। देखो भाई, कैसे कैलकुलेट करते हैं डी के, समझ लो आप, एक सवाल से समझ में आ जाएगा। यदि आपको डी के कैलकुलेट करना है तो डी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डी के कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ेगी। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। अगर ये क्या है, ये क्या है पहले बताओ? फ्रेम है, ट्रस है, क्या है? फ्रेम है। फ्रेम 2D है 3D है? 2D है। फॉर्मूला क्या लगेगा? 3J माइनस, अगर ये 3D फ्रेम होता तो क्या लगाते? अगर ये 2D ट्रस होता तो क्या लगाते? अगर ये 3D ट्रस होता क्या लगाते? गुड। अब J माइनस R का मतलब हो गया कि जॉइंट चाहिए। एक जॉइंट, दो जॉइंट, 3 और 4, 4 तिया 12 माइनस R, 3 और 3 6। कितना आंसर आया? दिक्कत है ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हमसे जो ब्रैकेट में जो लाइन लिखी है उसका यूटिलाइजेशन पूछ रहा है कि डिसरिगार्डिंग द एक्सल, क्या लिखा हुआ था? डिसरिगार्डिंग द एक्सल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर। यानी जो एक्सल डिफॉर्मेशन होता है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कीजिए, इसको आप हटाइए। तो अगर इसको हटाना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको रिमूव करना है, तो यानी कि जितने मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 4 मेंबर, क्योंकि इसमें ऐसा तो बोला नहीं हॉरिजॉन्टल मेंबर, वर्टिकल इंक्लाइन, तो सारे के सारे मेंबर घटाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप मेंबर घटाओगे, कितने मेंबर हैं? 3 है, सॉरी 3 मेंबर है। 1, 2, 3, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ओके, मतलब हमसे डी के पूछा गया था, लेकिन डी के भी वो वाला पूछा गया था जिसमें मेंबर हटाने होते हैं। क्लियर है? एक और सवाल।
तो एक तो आपको ये पता लग जाएगा ऑप्शन देखते ही कि हमें कौन सा वाला टिक करना है, ऑप्शन से पता लग जाएगा। नहीं तो वहाँ पर एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल का वो बोल देगा, बता देगा, आपको पता लग जाएगा। कैसे? हाँ लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो मानना ही पड़ेगा। अगर आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है या लाइन इग्नोर हो गई है तो ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको कि क्या पूछना चाह रहा है। वैसे आपको लिखा हुआ मिलता है, अगर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो एम मत घटा देना, लिखे तो ही एम घटाना है। एक सवाल दिया हुआ है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ अ पोर्टल फ्रेम विद फिक्स्ड सपोर्ट आर। ये 2014 में जेईई में पूछा गया था, बताना है आपको। सिंगल पोर्टल फ्रेम में डीएस और डी के बतानी है। सिंगल पोर्टल फ्रेम बनाएंगे नहीं अपन, समझ गए ना? आपको पता है क्या होता है सिंगल पोर्टल फ्रेम या पोर्टल फ्रेम? बनाओ, बताओ। सिंगल पोर्टल फ्रेम यही तो है, सामने दिखाई दे रहा है आपको, सीधा नहीं बनाया इन्होंने, बस ऐसा ही तो है वो भी। कितने जॉइंट है? जॉइंट कितने हैं? 4। मेंबर कितने हैं? आर कितने हैं? ठीक है ना? लगाओ फॉर्मूला और बता दो आप, या फिर काउंट भी कर सकते हो। देखो काउंट करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 यहाँ होगी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 चौक 12, 12 माइनस 6 कितने बचे? 6 बचे। क्या आएंगे? आप एक एक जॉइंट पे गिन भी सकते हो ना, या तो जॉइंट गिन के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या माइंड में कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना चाहो तुम लोग। तो डी के निकाल सकते हैं हम लोग, डीएस निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और इनके आधार पर हम स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। सिंगल पोर्टल फ्रेम, गेबल फ्रेम, और तो क्या बताया था? और कुछ बताया था? इसको केबल बोलते हैं, को पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कर सकते हैं अब सभी लोग। अब आप इसके सवाल करना, क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे स्टेबिलिटी के भी, डीएस डीके के भी, ठीक है ना? कोई डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, कोई समस्या हो तो फिर आप लोग बताना, ठीक है?